अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? सर आपको परमिशन है? आपको भाई साहब आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। यू आर द बॉस। कुछ भी नहीं भाई, यू आर द बॉस। आपके पास तो लेक्चर अभी बैठा हूँ ऑनलाइन। नहीं अभी तो कॉलेज नहीं हो। ऑन है वैसे, ऑन है लेकिन असल में ना तभी और फाइनल नहीं कॉपी नहीं था। बाकी सारी ओके सर, ओके कर देगा सर। वायलेशन की बात है, पोर्टल भी बड़ा है। Social bagaimana? Dia harus kan? Sangat. Lastly.
अस्सलाम वालेकुम फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? नहीं वो बाय मिस्टेक जो है वो सर ने ऑन किया था, थर्ड ईयर का जो लेक्चर जो है वो अपलोड किया था। इधर भी मैंने ऑन किया, उधर उन्होंने सेम लिंक ऑन किया था, इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। अभी बस हो जाएगा। चले, एसिड बेस इम्बैलेंस या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट या एसिड बेस इम्बैलेंस, सारी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्ट से। ठीक है, अब मुझे ये चीज बताओ कि फ्लूइड की कमी जब होती है उसे क्या कहते हैं बॉडी में? हाइपोवोलीमिया, ठीक है। और जब साथ इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है फिर डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलीमिया, दोनों में क्या फर्क है? डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलीमिया में क्या फर्क है? What is the difference between dehydration and hypovolemia? मैंने क्वेश्चन मेरा था कि डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलीमिया में क्या फर्क है, बस।
हाइपोलीमिया जो सिर्फ वाटर की कमी, डिहाइड्रेशन, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इंडिकेट हाइपोलीमिया, जब साल्ट भी कम हो तो हाइपोलीमिया, ठीक है। डिहाइड्रेशन में वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब, हाइपोवोलेमिया में एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम रिड्यूस होता है और टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाती है, ठीक है। सेरकोल आप ठीक करिए, लेकिन बाकी चीजें देखो सिंपल सा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया में क्या फर्क है। वाटर लॉस हो सिर्फ और सिर्फ वाटर लॉस, तो वो क्या है, वो डिहाइड्रेशन है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वाटर लॉस हो तो डिहाइड्रेशन है। अगर वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी है, ठीक है, तो वो क्या है, वो हाइपोवोलेमिया है, वो हाइपोवोलेमिया है, ठीक है। क्योंकि वो वॉल्यूम की कमी है, उसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ वाटर की कमी है, वो कंप्लीट वॉल्यूम की कमी है। सो वाटर की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। और हाइपोवोलेमिया में वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो रही है, ठीक है। जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों कम हो रहे हैं वो हाइपोवोलेमिया है, जो सिर्फ वाटर की कमी हो वो डिहाइड्रेशन है। सिंपल है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इस चीज में। चलो, एसिड बेस इम्बैलेंस। अब एसिड बेस से क्या मुराद है यहाँ पे, एसिड बेस अगर कोई कहे एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस से आप लोगों के माइंड में क्या आता है कि क्या किस चीज़ के बैलेंस या इम्बैलेंस हो सकता है, और एसिड बेस इम्बैलेंस में मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, पीएच, ओके, मिशेल कह रही है पीएच, अली हमजा कह रहा है CO2, ठीक है। जिल्ली हुआ का आंसर है हाइड्रोजन है, ठीक है। अली हमजा बाइकार्बोनेट, सिद्रा पीएच एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, हो गया। पीएच एंड PCO2, ठीक है। PCO2 एक अलग चीज आया, ठीक है। और बाइकार्बोनेट लेवल, ठीक है, बाइकार्ब हो गया। और ठीक है, सारी चीजें हो गई हैं। अब मुझे ये बताएं नॉर्मल पीएच कितना होता है। नॉर्मल पीएच लेवल कितना होता है। सेवन न्यूट्रल, ठीक है। 7.35,
नॉर्मल पीएच लेवल ऑफ ब्लड, ठीक है, 7.35 से लेके 7.45, ठीक है, जिल्लुमा का आंसर है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या एक रेंज, ठीक है, बाकी सारे ये ठीक ही कह रही है, ठीक है, 7.35 to 45 इस तरह, या 7 न्यूट्रल, बिल्कुल एग्जैक्ट 7.35 ना कहा करो, ठीक है, 7.35 से लेके 7.45 तक है, हम एक रेंज बताते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हर एक इंसान का, हर एक बंदे का यही नहीं होगा कि अगर हम 7.35 कहें तो 7.35 ही होगा, एक रेंज के दरमियान में होता है ना। ओके, नॉर्मल अच्छा CO2 लेवल हम नहीं देखते, हम असल में अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में हम देखते हैं PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिर्फ CO2 नहीं देखते, हम असल में देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2, ठीक है। तो PCO2 का लेवल कितना होता है, PCO2 के साथ हम पार्शियल प्रेशर ऑफ PaO2 भी देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी देखते हैं, ये चलो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है। तो PCO2 का लेवल कितना होता है नॉर्मल, हाइड्रोजन आयन नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना होता है, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H आयन कंसंट्रेशन कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने।
H आयन कंसंट्रेशन कितना होता है नॉर्मल? ओके हमजा, ठीक है। कोई और? ठीक है, नहीं याद। और कोई और? इसका नंबर आप भी ठीक कह रही है। सिमरन, मैं बाइकार्बोनेट का नहीं पूछ रहा, मैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पूछ रहा हूँ, ठीक है। बाइकार्ब का नहीं पूछ रहा यहाँ पे मैं। अच्छा 40 मिली कूलम पर लीटर, ठीक है। और कोई? ये बैक टू बैक नहीं करके देगा। नहीं, आपका ठीक है, रॉन्ग नहीं है आपका। आप कुछ हद तक नहीं बल्कि 95% आपका आंसर ठीक है, रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका आंसर ठीक है। आपका और अली हमजा का दोनों का आंसर ठीक है। इनका पेज है आपके पास। टू 45 क्या कर रहे हो आप लोग? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच दोनों सेम है। पीएच का मतलब क्या है? द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का क्या मतलब है? द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जब आप लोगों ने मुझे तब कहा था कि नॉर्मल पीएच लेवल जो है वो 7.35 से लेके 7.45 तक है, और जो रेंज है वो कितना है? 1 से लेके 14 तक है। 7 से ऊपर हो तो बेस है, 7 से नीचे हो तो एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है। तो अब इसमें 35 और 45 कहाँ से आ गए? ठीक है,
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच, दोनों सेम ही चीज है। पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब मुझे ये बताएं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो पीएच वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो पीएच वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा पीएच। अच्छा ठीक है, ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज होगी। मेरा सिंपल, अच्छा सिर्फ एक बच्ची का, एक दो बच्चों का आंसर ठीक है, ठीक है। वो जो आप कह रही हो ना कि अल्कलाइन और एसिडिक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज में जवाब दे दो। एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ऐसा ही है, ठीक है। देखो एच कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या है? एसिड है, ठीक है, मतलब वैल्यू कम होता जा रहा है। एसिड का वैल्यू क्या है? 1 से लेके 7 तक क्या है? ये एसिड है, ठीक है। 1 उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, 1 उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जितना ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये वीक होता जा रहा है, ठीक है। 14 तक जाएगा तो एच कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। एच कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगा और वो बेस होगा फिर, ठीक है, या अल्कलाइन होगा फिर, ठीक है। सिर्फ मेरे क्वेश्चन ओके। अब बाइकार्ब HCO3, HCO3 वैल्यू नॉर्मल कितना है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन रिजल्ट लो पीएच एसिडिक सब्सटेंस वेयर इज लो लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन रिजल्ट इन हाई पीएच। ऐसा ही है बिल्कुल।
ठीक है, वही 22 to 28, मतलब 22 to 26 एक नॉर्मल लिया जाता है, प्लस माइनस 2 लेके 22 to 26। ठीक है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारी वैल्यूज हमें किस लैब वैल्यू से मिलेंगी, या हमें हमारे पास कौन सा ऐसा सिंगल टेस्ट है जिससे हमें ये सारी वैल्यूज मिलते हैं। बाइकार्ब कंसंट्रेशन, अब क्यों बार बार यही कह रही है बाइकार्ब जो है वो 35 से 45 है, बाइकार्ब 35 से 45 नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 है। इसमें दो वैल्यूज और भी हैं, PaO2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड SpO2। ठीक है, बिल्कुल ABG से हमें मिलता है ये आर्टीरियल ब्लड गैसेस से। ठीक है, ये दो वैल्यूज, इनका नॉर्मल वैल्यू कितना है, PaO2 और SpO2। मैम सर वलीद से पूछ, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। PaO2 38 से 42 तक, और SpO2 80 से 100 तक। हमें थोड़ी ज्यादा लग रही है। ठीक है, PaO2 वैल्यू जो है वो क्या है, वो 75 से लेके 100 mmHg तक जो है वो हम काउंट करते हैं, अबव 100 नहीं है। ठीक है, 75 to 100। जो SpO2 वैल्यू है वो अबव 90 होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि इतने से लेके इतने तक, अबव 90 होना चाहिए। ठीक है, अबव 90% होना चाहिए। ठीक है, अबव 90% होना चाहिए। बिल्कुल ऑक्सीजन सेचुरेशन, SpO2 तो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, बिल्कुल ऑक्सीजन सेचुरेशन है। ठीक है, अब 90 होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है, PaO2 और SpO2 में, दोनों में क्या फर्क है? PaO2 और SpO2 में क्या फर्क है?
अच्छा, SaO2 is oxygen saturation of arterial blood while SpO2 is oxygen saturation. बात यही की SaO2 और SpO2 अगर हम ब्लड एनालिसिस से करते हैं तो उसे SaO2 कहते हैं, अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर से करते हैं तो उसको हम SpO2 कहते हैं। बात एक ही है, SaO2 SpO2। P पल्स के लिए, A आर्टीरियल ब्लड के लिए, ब्लड एनालिसिस से। SaO2 SpO2 सेम है, मैं PaO2 और SpO2 की बात कर रहा हूँ। PS पार्शन है, S सैचुरेशन से जरा बिल्कुल ठीक कह रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इन लंग इज SpO2। PaO2 भी ब्लड में होता है, ठीक है। PaCO2 की तो हम बात ही नहीं कर रहे। PaO2 और SpO2 में क्या फर्क है? खत्म होना है कि नहीं? कंटिन्यू 2 घंटे कंटिन्यू है वैसे। ठीक है। PaO2, the partial pressure of oxygen in the arterial blood is determined solely by the pressure up in SaO2 is the percentage of available binding site on hemoglobin that are bound with oxygen in arterial blood. ठीक है। The partial pressure of oxygen is measurement of oxygen pressure in arterial blood. ठीक है। अच्छा, दोनों में असल में फर्क क्या है? PaO2 जो है ना, ये असल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड। लेकिन जो सैचुरेशन है ना, जिसको हम SpO2 कहते हैं, SpO2 असल में जो एक ये कोरिलेशन है, SpO2 जो है ये कोरिलेशन है कि जो टोटल हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना, उनमें ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन कितने हैं। ऑक्सीजन असल में ना, ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना, ये उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन कितने हैं, ठीक है। और जो PaO2 है उसमें हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितना है। फर्क सिर्फ इतना है, माइनर सा फर्क है, ठीक है। एक में हम ब्लड के अंदर प्रेशर देखते हो, दूसरे में हम ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन का एक फ्रैक्शन निकाल के देखते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो जा रही होती है, ये ब्लड अपने हिसाब से बहुत प्रिसाइसली रेगुलेट करती है खुद, ठीक है, बहुत प्रिसाइसली रेगुलेट करती है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी हीमोग्लोबिन है सारी एक ही टाइम पे जो है वो ब्लड या ऑक्सीजन जो है वो लेके जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें टोटल हीमोग्लोबिन के अंदर जितनी ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है ना, उसके वैल्यू को हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, ठीक है, जो सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है। और जो बाकी है PaO2, वो असल में क्या है, वो प्रेशर है, ठीक है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, वो PaO2। क्लियर है? ऐसा ही है सैचुरेशन टोटल परसेंटेज ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की, बिल्कुल ऐसा ही है। SpO2 बेसिकली डिटरमिन saturation of oxygen। तो ये वो वैल्यूज है जो सारे हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस या वीनस ब्लड गैसेस के अंदर देखते हैं, ठीक है। ब्लड गैसेस के अंदर ये सारी वैल्यूज हमें देखनी पड़ती है और इसके बेस पे जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट जो है वो किस चीज़ में जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर दी, ठीक है। हमने कहा भी, हम आप लोगों ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप लोगों ने सारी चीज़ें बताई है खुद, ठीक है। हमने अच्छा ये डिस्कस किया कि ABGs के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ABGs के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, जो मेजर एबनॉर्मेलिटीज़ है वो कौन कौन सी है। या हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी मेजर सिस्टम्स है जिनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है।
ठीक है, दो चीजें हैं, रिस्पिरेटरी, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक। बाकी सिस्टम्स कौन कौन से इन्वॉल्व है वो तो काफ़ी सारी है, जिस तरह आप लोग कह रही हो कि किडनीज, लंग्स और यूरिनल सिस्टम, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो मेजर इब्नॉर्मेलिटीज आती है वो दो इब्नॉर्मेलिटीज, या तो रेस्पिरेटरी इब्नॉर्मेलिटी आएगी या मेटाबॉलिक इब्नॉर्मेलिटी आएगी, ठीक है। उसमें भी दो साइडों पे ये जा सकता है और इसमें भी ये दो साइडों पे जा सकता है, ठीक है, अल्कलोसिस और एसिडोसिस। इसी तरह इधर भी एसिडोसिस और अल्कलोसिस की तरफ ये जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब फिर इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें कंपनसेटेड, नॉन कंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड होते हैं, ठीक है। कंपनसेटेड, नॉन कंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड आगे हम फिर डिटेल्स से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब अगर रिस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटी है तो हमने किन किन चीज़ों को देखना है ज़्यादा से, हमारा फोकस किन वैल्यूज़ के ऊपर होता है, और अगर मेटाबॉलिक है तो किन वैल्यूज़ के ऊपर होगा। ठीक है, रिस्पिरेटरी में CO2, मैंने पूछा था कि अगर रिस्पिरेटरी के अंदर है तो रिस्पिरेटरी में हमारी फोकस्ड वैल्यू कौन कौन से होती है, और अगर मेटाबॉलिक है तो मेटाबॉलिक में हमारी फोकस्ड वैल्यू कौन कौन से होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिस्पिरेटरी है तो हमारा जो मेन फोकस्ड होता है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, वो PCO2 के ऊपर होता है, ठीक है, वो PCO2 के ऊपर होता है।
और अगर मेटाबॉलिक है तो मेटाबॉलिक में हमारा मेन फोकस जो है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, HCO3 के ऊपर होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये दो चीज़ें जो है वो अलग कभी भी नहीं है, ये दो चीज़ें अलग नहीं है, ठीक है, ये दो चीज़ें अलग नहीं है, ये दो चीज़ें एक दूसरे को कंपनसेट करती रहती है, ठीक है, ये दो चीज़ें एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए ऊपर नीचे जो है वो होती रहती है, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर जो है वो एक बैलेंस बरकरार रहे, बॉडी के अंदर जो है वो एक बैलेंस बरकरार रहे, ठीक है। लेकिन फोकस्ड वैल्यूज जो है वो हमारी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। रेस्पिरेटरी में हमारा मेन फोकस इसके ऊपर होता है और मेटाबॉलिक में हमारा मेन फोकस जो है वो इधर होता है। लेकिन ये दोनों चेंज होते रहते हैं एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर जो है वो बैलेंस बरकरार रहे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आपको डिसाइड आप डिसाइड कैसे करेंगे? चले आपके पास कोई एबीजीज आती है, आपको कोई एबीजीज रिपोर्ट देता है, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या देखना है। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, क्या क्या देखना है। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो क्या है, वो पीएच है। सबसे पहले अपनी किस चीज को देखना है, वो पीएच को देखना है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट फिर हम PCO2 की तरफ आते हैं, ठीक है, और फिर हम HCO3 की तरफ आते हैं, और फिर हम बाकी वैल्यूज में ऑक्सीजन, ठीक है, PaO2, और साथ साथ हम सेचुरेशन भी देखते रहते हैं, ठीक है, और साथ सपोर्टिव वैल्यूज में हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है वो साथ साथ देखते रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, फर्स्ट पीएच है, फिर मेटाबॉल नहीं, फिर और रेस्पिरेटरी की तरफ हम मोस्टली जाते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना, रेस्पिरेटरी गैस में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच ऊपर की तरफ जा रहा है ना रेस्पिरेटरी गैस में, तो CO2 जो है वो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। रेस्पिरेटरी गैस में हमेशा ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन अगर मेटाबॉलिक गैस है ना तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। क्या तो कोई क्वेश्चन?
मैंने एबीजीज वैल्यू पूछा था। अच्छा, हम एबीजीज वैल्यूज पढ़ रहे हैं। अच्छा देखो, सिग्नल्स का प्रॉब्लम नहीं है, रोज आप लोगों की काम है, ठीक है। कुछ लोग हिबिचुअली जो है वो सिर्फ 5 मिनट पहले आते हैं ताकि सिर्फ अटेंडेंस लगाए और चले जाए। मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप लोग अपना नुकसान खुद कर रहे हो। सिर्फ अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए आ रहे हो तो फिर तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेटाबॉलिक में सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक में पीएच और HCO3 जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी में पीएच और CO2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, हम कह रहे हैं कि 7.35 से लेके 7.45 तक एक नॉर्मल वैल्यू है पीएच का, ठीक है। तो अगर एक पीएच वैल्यू हमारे पास अगर एक एबीजीज आप देख रहे हो, बाकी वैल्यूज जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन पीएच जो है विद इन नॉर्मल रेंज है। पीएच फॉर एग्जांपल है 7.39 है, ठीक है, इस नॉर्मल रेंज के अंदर है। बाकी वैल्यूज जो है वो डी रेंज है। आप क्या डिसाइड करेंगे कि ये क्या है? मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसिडोसिस अल्कलोसिस की, बाकी वैल्यूज की बात नहीं कर रहा। बाकी वैल्यूज डी अरेंज है। अगर बाकी वैल्यूज डी अरेंज नहीं है तो फिर तो कोई इशू नहीं है ना। बाकी वैल्यूज डी अरेंज है, इस ये आपने अच्छा नए एसिडिक और ना अल्कलाइन, ठीक है, दूसरा अल्कलाइन, ठीक है। और चले मैं बाकी वैल्यूज भी बताता हूँ। पीएच है 7.39, PCO2 है 29, PCO2 29 में ये सॉरी अब बताओ। नॉर्मली होना चाहिए सर बिकॉज ये चीज तो पीएच पे ही बेस करती है। चले देख लो क्या हो सकता है ये।
स्लाइटली अल्कालाइन, ठीक है। और कोई हाइपरकेपनिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बट कंपाउंड, ठीक है। और कोई अच्छा देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी हमारा पीएच वैल्यू विद इन नॉर्मल रेंज आता है, लेकिन जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि ये है, आपने डिसाइड कैसे करना है, आपने एक मीन वैल्यू लेना है। मीन वैल्यू हमारा पास क्या है, 7.40। 35 और 45 का दरमियान का क्या एक मीन वैल्यू बनता है, 40 बनता है, तो 7.40 हमने लेना है। अब इस 7.40 से जो कम होगा वो एसिडिक होगा, जो ऊपर होगा वो बेसिक होगा। तो ये क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक है, एसिडोसिस ये एसिडोसिस है, ठीक है। इधर से ये एसिडोसिस है, इधर आप देख लो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और जिस तरह जिल्दी हुमा कह रही है कि कंपनसेटेड है, बिल्कुल ये कंपनसेटेड है, ठीक है। कंपनसेटेड एसिडोसिस अल्कलोसिस में जो है ये जो हमारा पीएच वैल्यू होता है ना, ऑलमोस्ट ये विद इन नॉर्मल रेंज होता है, विद इन नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। मीन वैल्यू से इधर उधर हो सकता है, लेकिन विद इन नॉर्मल रेंज होगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। कंपनसेटेड की मैंने ये बात की है कि पीएच वैल्यू कंपनसेटेड में मीन वैल्यू से इधर उधर होगा, लेकिन जो एक रेंज है विद इन नॉर्मल रेंज होगा।
ठीक है, ओके। सो एसिड बेस इम्बैलेंस क्या है? एसिड बेस इम्बैलेंस में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है, ठीक है। एसिड जो है वो क्या है, एन एसिड इज कैपेबल ऑफ गिविंग अप हाइड्रोजन आयन, ठीक है। एसिड के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो देता है, ठीक है, वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। और बेस जो है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन जो है उसकी कम होती है। दूसरी चीज जो है वो क्या है, वो साल्ट और न्यूट्रलाइजेशन है। हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और चीजों को जो है वो न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट, जिस तरह हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तो वाटर और साल्ट बनता है। या अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं जो इक्वल है, ठीक है। अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है बॉडी में, किस चीज के साथ, HCO3 और हाइड्रोजन आयन के साथ। HCO3 और हाइड्रोजन आयन के साथ ये क्या है, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इन दोनों की इस वजह से जो है वो क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी वो सिस्टम्स है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेस दोनों को जो है वो बैलेंस रखता है। हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमारी बॉडी के अंदर साल्ट, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। जितने भी ये साल्ट है, कार्बोनिक एसिड है, बाइकार्ब्स या जो हाइड्रोजन आयंस वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती है, चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड बेस बैलेंस रखने के लिए जो है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसिड बेस बैलेंस जो है वो किस तरह मेंटेन होता है? नॉर्मल प्लाज्मा पीएच इज 7.35 टू 7.45, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे अभी कि नॉर्मल जो पीएच वैल्यू है वो कितना है, वो 7.35 से लेके 7.45 तक है, ठीक है, जो कि एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो कि एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच दोनों क्या है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। बिलो 7.25 और अबव 7.55 इज कंसिडर लाइफ थ्रेटनिंग। अगर 25 से नीचे आता है, ठीक है, 7.25 से नीचे आता है या 7.55 से ऊपर जाता है, हमारा प्लाज्मा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। यूरिन का अगर देख ले तो वो अलग है, ठीक है। इसी तरह प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा आयन कंसंट्रेशन अगर 7.25 से कम हो जाए या 7.55 से ज्यादा हो जाए तो ये क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। अबव 7.8 और बिलो 6.8 अल्कलोसिस इज यूजुअली फेटल, डेथ होती है इससे। क्लियर है यहां तक? 3 मैकेनिज्म्स है हमारे पास पीएच को बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर: बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम। व्हाट इज बफर सिस्टम? बफर सिस्टम किसे कहते हैं?
हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म है, ठीक है। बफर सिस्टम जो है ये केमिकल सिस्टम है जो कि फ्लूइड के अंदर एच को मेंटेन करता है, ठीक है। फ्लूइड के अंदर एच कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। एक्सिस अगर एक एसिड एक्सिस है या बेस एक्सिस है, ठीक है, दोनों को मिनिमाइज करना, दोनों को एक नॉर्मल रेंज में रखना किसका काम है? बफर सिस्टम का काम है, जो कि हमारा केमिकल सिस्टम है, ठीक है। जिसमें जो सबसे पहले है एक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जिस तरह है, ठीक है। वो क्या करता है? कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है ये पीएच को मेंटेन रखता है। ब्लड में, ड्यूडिनम में, ठीक है, मोस्टली उधर ही करता है, ठीक है। तो ये क्या है? बफर सिस्टम जो है ये एक केमिकल सिस्टम है जो कि ब्लड के अंदर, फ्लूइड के अंदर जो है वो फ्लूइड को शिफ्ट करके या फ्लूइड की शिफ्ट करते या वीक एसिड और बेस के एक्सिस को देख के एच आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और तीसरा जो है वो हमारा रीनल सिस्टम है, ठीक है। अब बफर सिस्टम, द बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ द बफरिंग, ठीक है। हाफ ऑफ द बफरिंग जो है वो बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम करता है, ठीक है। इसके अलावा भी बॉडी के अंदर काफी सारी बफर सिस्टम है, जिस तरह फॉस्फेट बफर सिस्टम है, जिस तरह हीमोग्लोबिन का है, जिस तरह जो है वो एक प्रोटीन का है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देख ले तो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन द ब्लड इन कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, रिटेनिंग और ब्लोइंग अप कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प रिटेन एंड एलिमिनेट एसिड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है, ठीक है। रिटेनिंग और ब्लोइंग अप कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प रिटेन और एलिमिनेट एसिड फ्रॉम द बॉडी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेन होना है या कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना है, ठीक है, ये चीजें जो है ये बॉडी को हेल्प आउट करता है कि आप एसिड्स को रिटेन करो या एसिड को एलिमिनेट करो, ठीक है। तो इसी तरह ये भी उसमें हेल्प आउट करता है एच आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अल्टर ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अल्टरेशन आती है, हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो कभी कभार ज्यादा हो जाता है, कभी कभार कम हो जाता है, कभी कभार हम गहरे सांस लेते हैं, कभी कभार जो है वो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इंटरनल एक नीड के बेस पे है, ठीक है, हमारी बॉडी की डिमांड के बेस पे, और उसी बेस पे उन्हीं सारी चीजों के अंदर ये मैकेनिज्म्स हो रही है और साथ साथ जो है वो एच आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। रीनल सिस्टम चेंज द एक्सक्रीशन रेट ऑफ एसिड इन द रेगुलेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अब रीनल सिस्टम है, रीनल सिस्टम आप लोगों को पता ही है कि सारी जितनी भी चीजें वो एक्सक्रीट आउट कहाँ से होती है? वो रीनल सिस्टम के थ्रू होती है, जितनी भी हमारे आयंस वगैरह है, ठीक है। तो एसिड्स और बाइकार्बोनेट आयंस को रेगुलेट कौन करता है? रीनल सिस्टम करता है। The kidney are slow to compensate but are the most effective compensating mechanism, ठीक है। किडनीज का जो कंपनसेटिंग मैकेनिज्म है थोड़ा स्लो है, टाइम लगता है इसमें, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। मोस्ट कॉमन बफर सिस्टम बॉडी में कौन सा है? What are the most common buffer system in the body? बिल्कुल कर रही होती है। हमारा जो मोस्टली जिस तरह कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, टिकेपनिया या इसके अलावा जो वॉमिटिंग है, ये सारी चीजें जो है वो आयन कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है, ठीक है। ये जो मेटाबॉलिक, जिस तरह हम कहते हैं ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना इन्हीं चीज़ों की वजह से तो हो रही है। ये डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्हीं चीज़ों की वजह से तो वो
एबनॉर्मेलिटी आती है। स्टमक के अंदर क्या है, एसिड है, ठीक है। तो अगर हम वॉमिट करते हैं वो एसिड बाहर निकल जाता है, अल्कलोसिस में हम चले जाते हैं। ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड सिस्टम जो है ये सबसे हमें चले। मैं आप लोग की अटेंडेंस सब तक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी था, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बोला था कि रीनल सबसे इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी क्यों नहीं है? देखो, एसिड बेस को हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, एसिड बेस को हम मेंटेन कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी जो है ना, ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। रेस्पिरेटरी में जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर जाएगा, उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर निकलेगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिटेन होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि बहुत मिनिमल अमाउंट जो वो रिटेन होता है, वो मिनिमल अमाउंट रिटेन होके वो कार्बोनिक एसिड में चेंज होगा, ठीक है। ये एक तो लॉन्ग प्रोसेस तो वो भी है, लेकिन ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, और इसमें इतना इफेक्टिवनेस इसलिए नहीं है क्योंकि क्वांटिटी उस चीज़ की उतनी नहीं है। अब जो रीनल सिस्टम है, रीनल सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन में, ठीक है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन में, रीअब्जॉर्प्शन में। वहाँ से डायरेक्टली जो है वो जितनी भी हमारे आयंस है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो वहाँ से रेगुलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसी वजह से जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसी वजह से जो है इसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ये जो कह रही है कि बाइकार्ब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बाइकार्बोनेट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम मोस्टली बात कर रही है ब्लड की।
देखो ब्लड जो है ना, ये हमेशा याद रखे, ब्लड जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर चीज़ है। ब्लड जो है वो क्या है, वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर चीज़ है, ठीक है। उसका सिर्फ और सिर्फ काम है वेन्स के अंदर, ठीक है। एक लिमिटेड, उसकी एक लिमिटेड पाथवेज है, उसी के अंदर उनका काम है। अभी बात है कि वो हर जगह जो है पूरी बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट होता है, लेकिन वो किसी टिश्यू के अंदर, किसी सेल के अंदर नहीं जाता, एक्स्ट्रा सेलुलर ही रहता है। जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है ना, ये टिश्यूज के अंदर जाता है, ठीक है। ये टिश्यूज के अंदर है, मोस्टली जो है वो गैस्ट्रिक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, उनको स्टेबलाइज करता है। जो इंट्रासेलुलर पीएच है ना, उनको कौन स्टेबलाइज करता है, उनको बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम स्टेबलाइज करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? ब्रेन को ब्लड नहीं चाहिए, ये बात गलत है। ब्रेन को ब्लड नहीं चाहिए, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ब्रेन को ब्लड नहीं चाहिए, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि ब्लड इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कह रहे बफर सिस्टम के अंदर जो ब्लड बफर सिस्टम है, जो हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है। हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉलेज का भी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आप लोगों को कब बुला, अभी कंफर्म नहीं है कि कब बुला रहे हैं आप लोगों को। वो तो एक नॉर्मल रेंज में ही है ना, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल रेंज की बात है, लेकिन वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि ब्लड इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इस चीज़ को किसी और तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। हर चीज़ अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम बफर सिस्टम की बात कर ले तो बफर सिस्टम हमारे पास हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम है, फॉस्फेट बफर सिस्टम है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है। उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, क्योंकि वो इंट्रासेलुलर बी बफरिंग करता है, इसी वजह से हम कहते हैं, ठीक है। इस दफा होनी है, अभी फर्स्ट ईयर के हो रही है मिड्स, आप लोग आओगे तो आप लोगों की भी होंगी। अच्छा, एबीजीज के लिए जब ब्लड लिया जाता है उसमें एलन टेस्ट इसलिए करते थे क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि उस एरिया के ऊपर जो को सर्कुलेशन है, ठीक है, जो कोलेट्रल सर्कुलेशन है, कोलेट्रल सर्कुलेशन जो है वो इनफ है कि नहीं है इनफ, सिर्फ हम ये देखने के लिए जो है एलन टेस्ट करते हैं, ठीक है, कोलेट्रल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए। अगर वो नहीं ठीक तो फिर हम नहीं करते।
ओके, क्लियर है यहाँ तक? और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, अल्लाह हाफिज। अगर क्लियर है तो अल्लाह